सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए असाइनमेंट नंबर 4 की। एंड हमेशा की तरह हम बात करेंगे केवल और केवल फिजिक्स की, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है द फिजिसिस्ट। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए हैं और उनका आंसर आपको कैसे बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल। व्हाट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट? लेटरल शिफ्ट क्या है एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। लेटरल शिफ्ट के लिए एक एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है। सो दिस इज लेटरल शिफ्ट। ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, मेरा काम समझाना है, मैं इसे समझाता हूं। सपोज आपके पास एक ग्लास लैब है ABCD, और बात केवल ग्लास लैब की नहीं है। कोई भी अगर दो रिफ्रैक्टिंग पैरेलल सरफेसेस हैं, इट मींस पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, और एक कंडीशन और है। पहला कंडीशन क्या कि दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। एंड सेकेंड, पहला मीडियम और आखिरी मीडियम, फर्स्ट मीडियम एंड लास्ट मीडियम मस्ट बी सेम। जैसे यहां पे एयर है, वायु यानी कि एयर और यहां भी एयर है। अगर ये दो कंडीशन है, इन दैट केस ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू इमर्जेंट रे। ध्यान देना, दो कंडीशन मैंने बोला, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ओके। फर्स्ट मीडियम लास्ट मीडियम मस्ट बी सेम। एंड इंसिडेंट रे, दिस इज इमर्जेंट रे। तो इस केस में क्या होगा, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होते हैं, पैरेलल होंगे, और दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे ही कहा जाता है लेटरल शिफ्ट। ओके, पूरा ये लंबा सा डेफिनेशन आप लिख लेना है। तो दिस इज लेटरल शिफ्ट। ओके, the perpendicular distance between emergent ray and incident ray is known as lateral shift। चलिए इसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव कर ले, क्योंकि करना भी है आपको। तो ABCD द ग्लास लैब, ये एयर है, ये एयर, ये ग्लास है, PQ इंसिडेंट रे है, QR रिफ्रैक्टेड रे है, RS एमर्जेंट रे है, I इज इंसिडेंट एंगल, R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। In right angle triangle QNR, in right angle triangle Q, in right angle triangle QNR, ओके, QNR। यहां पे मैं cos का रेशियो लेने वाला हूं। cos R देखिए क्या होगा, cos R बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यहां पे QN है, हाइपोटेनियस QR है। लेकिन अगर आप देखोगे तो Q1 किसके इक्वल है, Q1 AD के इक्वल है, जो कि T है। एंड व्हाट इज T इस वाले मीडियम का विड्थ है, चौड़ाई है इस मीडियम का, यहां से यहां तक। सो यहां से cos R इज इक्वल टू हो जाएगा QN डिवाइडेड बाई ओहो, Q1 की वैल्यू तो T है, T अपॉन QR। अब मैं यहां से QR के वैल्यू संभाल के रखूंगा, जो मुझे मिलेगा T अपॉन cos R। ये पहला एक्सप्रेशन, नहीं, एक रिलेशन है जो हम यूज करेंगे। QR इज इक्वल टू T अपॉन cos R, एंड नाउ अगेन वी आर यूजिंग द अनदर राइट एंगल ट्रायंगल QLR। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल QLR, यहां पे मैं रेशियो ले रहा हूं साइन का, और एंगल है I माइनस R। दिस इज एंगल R, दिस इज एंगल I। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है ये वाला, ये I माइनस R होगा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहां पे RL है, और यही शक्तिमान भी है, गंगाधर ही शक्तिमान है, RL ही लेटरल शिफ्ट है D। एंड QR, सो साइन I माइनस R इज इक्वल टू D अपॉन QR। QR की वैल्यू यहां से T, और ये चला गया cos R ऊपर। तो यहां से मुझे D मिल जाएगा, D इज इक्वल टू T साइन I माइनस R
डिवाइडेड बाई कॉस आर, ये है लेटरल शिफ्ट। और इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे, इस कहानी को और आगे ले जाएंगे। कंडीशन लगा रहा हूं मैं, इफ i टेंड्स टू 0 देन r ऑल्सो टेंड्स टू 0। अगर i छोटा छोटा और छोटा और छोटा होगा तो r छोटा छोटा और छोटा होता जाएगा। तो अगर r 0 की तरफ जा रहा है तो cos r ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू टी। और क्योंकि i और r बहुत 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 छोटा है, बहुत ही लेस बहुत ही लेस बहुत ही लेस है, उस कंडीशन में आप सिंपली इसको i माइनस आर लिख सकते हो। और ये 1 हो चुका है पहले ही। और यहाँ से मैं बाहर निकालता हूँ i को, तो i बाहर आने के बाद ये 1 माइनस आर अपन आई बचेगा। ओके, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन i अपॉन साइन आर, और क्योंकि i और r बहुत छोटा है तो आप इसको i अपॉन आर लिख सकते हो। यानी d इक्वल टू हो जाएगा t i 1 माइनस 1 अपॉन मी, क्योंकि उसका उल्टा है ना ये। सो दिस इज लैटरल शिफ्ट। d इक्वल टू t i 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ओके, and this is the second question or second part of the first question. Define total internal reflection and establish a relation between critical angle and refractive index. Total internal reflection. Total internal reflection is the phenomenon of reflection of light into a denser medium from and interface of this denser medium and a rare medium. ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन है। कंडीशन क्या क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो सवाल ये है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction in the rare medium is 90 degree. एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन और एक रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं। इधर मान लीजिए एयर है, इधर को मान लीजिए वाटर है, पानी है, और ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और ये रहा एक इंसिडेंट रे जो कि क्रिटिकल एंगल पे आया है IC। तो इसके लिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको, दिस विल बी 90 डिग्री। स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। ओके, और इस कंडीशन के लिए अगर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें यहाँ पर, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा साइन IC डिवाइडेड बाई साइन 90। क्यों? क्योंकि जब I IC है तो R क्या हो जाना है? R को 90 हो जाना है। ओके, सो W म्यू A इज इक्वल टू साइन IC, क्योंकि 90 तो भाई 1 हो गया। But this is the refractive index of air with respect to water, and we have to derive a relation for the refractive index of the denser medium. It means refractive index of water, absolute refractive index of water क्या होगा? Absolute refractive index of water ये होगा जो कि इसके इक्वल होगा। और ऐसा क्यों होगा? By the principle of reversibility of light, by the principle of reversibility of light। तो यहां पर जहां पे W म्यू A है वहां पे आप क्या लिखोगे? वहां पे लिखोगे 1 अपॉन A म्यू W इज इक्वल टू साइन IC। सो A म्यू W इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। सो A म्यू W इज इक्वल टू कोसेक IC, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक होता है। सो बाय दिस इक्वेशन वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डेंसर मीडियम किसके इक्वल होगा? कोसेक ऑफ क्रिटिकल एंगल, कोसेक ऑफ क्रिटिकल एंगल। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सॉरी, सो रिफ्रैक्शन इज वेरी
क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप इसको क्लास 10 से पढ़ रहे हो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है और एंटर करता है तो अपने पार्ट से डेविएट हो जाएगा। दिस डेविएशन ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड नाउ वी हैव टू डिराइव दिस रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको। चलिए, ये रहा एक स्फेरिकल सरफेस, इस साइड में रेयर मीडियम है, इस साइड में डेंसर मीडियम है, और यहां पर μ1 μ2 है। हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको n1 इसको n2 लेके चलना है। दिस इज डेंसर, सॉरी दिस इज रेयर मीडियम, RARER हिंदी में लिखा हुआ है, उसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, दिस इज डेंसर। चलिए इस डायग्राम को अच्छा समझते हैं। O इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये उसका इमेज है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। OA एक इंसिडेंट रे है, AQ एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे है, बट अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो AI विल बी द रिफ्रैक्टेड रे, इसलिए यहां पे इमेज बना है। चलो यहां पे देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां पे है। यहां पे I कहां पे है, I इज इक्वल टू एंगल OAC, एंगल OAC इज I एंड R कहां पे है, दिस इज आर IAC, एंगल IAC। ओके, एक्चुअल में दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी R हो जाएगा। सो IAC हमको इधर ही लेके चलना है, पूरी कैलकुलेशन इधर बेस्ड है, इस साइड पे उधर नहीं जाना अपने को। सो दिस इज R, दिस इज I, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर द स्नेल्स लॉ। बाय स्नेल्स लॉ μ2 अपॉन म्यू नहीं, n1 n1 लिया है, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। इफ I एंड R आर वेरी स्मॉल, इन दैट केस साइन I को आप I लिख सकते हो, साइन R को R लिख सकते हो। तो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू I अपॉन R। सो n2R इज इक्वल टू n1I। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये इसी से हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। तो चलिए n2R इज इक्वल टू n1I, क्लियर। एंड नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे चीजों को लेके। अब हमारे पास जो चीजें जानने के लिए हैं, सपोज अल्फा बीटा एंड थीटा, इसको नोट कर लीजिए आप। let alpha, beta and theta are the angle made by incident ray, comma refracted ray, and this is normal रिस्पेक्टिवली जी। ओके, तो सपोज हमने ये मान लिया है कि अल्फा बीटा एंड थीटा द एंगल्स, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर एक्सटीरियर एंगल प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लोग इसको अप्लाई करेंगे इस वाले ट्रायंगल में। देखिए इसको, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, दिस ट्रायंगल इज ट्रायंगल ACO। इन ट्रायंगल ACO बाय एक्सटीरियर एंगल प्रिंसिपल, तो हम लोग यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रिंसिपल अप्लाई करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रिंसिपल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाहर वाला एंगल है, वो दूर वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू I प्लस थीटा। सो यहां से I इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। इसको आप संभाल के रखिए। एंड अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल इन अ डिफरेंट ट्रायंगल, एंड दैट ट्रायंगल इज दिस ब्लू ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ACI
by Stringer principle. Again we are going to apply here the Stringer principle. So beta is equal to r plus theta. So यहाँ से अपने को मिलेगा r is equal to बीटा माइनस थीटा. ओके, so I is equal to alpha minus theta, r is equal to beta minus theta. We are going to put this value in equation number 1. Then we will get, देखो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा n2, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है बीटा माइनस थीटा, बीटा माइनस थीटा, एंड दिस इज n1 और r की वैल्यू, सॉरी i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है अल्फा माइनस थीटा. ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. n2 बीटा माइनस थीटा, n1 अल्फा माइनस थीटा, एंड नाउ अल्फा बीटा थीटा देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे. कंडीशन क्या है, तो ध्यान से सुनना इसको, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं. कंडीशन क्या है, कंडीशन इज अगर ये पॉइंट ए इस पॉइंट पी के बहुत ही ज्यादा पास हो, ए पॉइंट ए इज, यहां पे मैं लिख रहा हूं, if point A, this is actually the point of incidence. If point A, अच्छा लिखता हूं, if point A is very close to P, in that case PA almost equal to होगा AM के. It means ये जो आर्क है AP, आर्क AP ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर AM जो हमने ड्रॉ किया है, बहुत ही पास होंगे. ओके, तो चलिए इससे बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे. तो अब देखते हैं अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा और थीटा क्या होगा. अल्फा आप फॉर्मूला लगाइए, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो यहां से हो जाएगा ये AM डिवाइडेड बाई PO. इसके लिए रेडियस क्या है, PO है. आप अगर चाहो तो MO ले सकते हो, क्योंकि P एंड M आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. देखो A P के पास होने से क्या होगा, M P के बहुत पास हो जाएगा. ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू AM अपॉन PO, बीटा इज इक्वल टू AM अपॉन PI, एंड थीटा इज इक्वल टू AM अपॉन PC, AM upon PC, अल्फा बीटा एंड थीटा. क्लियर? एंड नाउ इस अल्फा बीटा थीटा को यहां पे रख दीजिए आप, बाकी कोई इशू नहीं है. n2 बीटा माइनस थीटा, यहां पे वैल्यू को रखना है. दिस इज n2 बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है AM अपॉन PI, AM अपॉन PI माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू AM अपॉन PC, AM अपॉन PC, और इधर है n1, और यहां पे है अल्फा माइनस थीटा. अल्फा इज AM अपॉन PO, AM अपॉन PO माइनस AM अपॉन PC. क्लियर? n2 बीटा माइनस थीटा, n1 अल्फा माइनस थीटा, एंड यहां से AM गया, PM में खत्म हो गया. सो n2 1 अपॉन PI माइनस 1 अपॉन PC इज इक्वल टू n1 1 अपॉन PO माइनस 1 अपॉन PC. एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज द साइन कन्वेंशन. अकॉर्डिंग टू साइन कॉन्वेंशन क्या हो जाएगा, what is PI, what is PC, what is PO. डिस्टेंस ऑफ इमेज है, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. माइनस लिया है क्यों, क्योंकि सभी की सभी चीजें किधर हैं, लेफ्ट में है. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर सबको नेगेटिव लेना है क्योंकि लेफ्ट में है. वैल्यू पुट करिए. सो n2 1 अपॉन माइनस V, PI की जगह माइनस V, माइनस 1 अपॉन माइनस R, n1 1 अपॉन माइनस U माइनस 1 अपॉन माइनस R. ओके, सो ये हो जाएगा n2 माइनस n2 अपॉन V,
माइनस माइनस प्लस N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन U माइनस माइनस प्लस N1 अपॉन R। ओके, R को एक साइड ले चलते हैं तो ये इधर चला जाएगा। किस टर्म्स में लाना है? N2 माइनस N1 के टर्म्स में लाना है। N2 माइनस N1 यानी इसको इधर लेके जाइए तो ये बनेगा आपका N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, सो N1 अपॉन U जो कि माइनस में है प्लस N2 अपॉन V, तो यहां से ये हो गया N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, और यही तो आपको डिराइव करना था। N2 माइनस N1 अपॉन R, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। क्लियर? ओके, so this was question number 2. And now this is question number 3. Draw a level diagram for an alternating current generator. Determine the induced electromotive force by the rotation of coiling 8. चलिए देखते हैं। ये जो मेन पार्ट्स हैं, ये दिस इज द डायग्राम फॉर द एसी जनरेटर। जो आपको ड्रॉ करना है, सिंपली ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे पार्ट्स लिख देता हूँ। NS क्या है? NS आर फील्ड मैग्नेट्स। ओके, व्हाट इज ABCD? ABCD को आप कॉइल बोल सकते हो, आर्मेचर बोल लीजिए, आर्मेचर। एंड व्हाट इज R1 R2? R1 एंड R2 आर slip rings. What is B1 B2? B1 B2 are brushes, carbon brushes. Okay, carbon brushes. तो ये डायग्राम आपको सिंपली ड्रॉ करना है। इसमें मैं क्या ही समझाऊं अब आपको। चलिए, एंड नाउ वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF। तो हम कहानी यहां से स्टार्ट करेंगे। phi b इज इक्वल टू NBA cos थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, सो phi b इज इक्वल टू हो जाएगा NBA cos ओमेगा टी। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द फैराडेस सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMF जो होता है वो माइनस d phi b अपॉन dt हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो E इज इक्वल टू माइनस d बाई dt NBA cos ओमेगा टी, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए। E इज इक्वल टू माइनस NBA d बाई dt ऑफ cos ओमेगा टी। सो E इज इक्वल टू माइनस NBA cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और इस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो उसका भी इंटू कर दो। सो E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये कांस्टेंट है जिसको हम लोग E नॉट लिख देते हैं। E नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा, सो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और यही है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF। और ये है वेरिएशन इन इंड्यूस्ड EMF विथ रोटेशन ऑफ द कॉइल और आर्मेचर। When theta is zero, induced EMF will be zero. When theta is pi by 2, the induced EMF will be maximum. देखो यहाँ पे maximum है pi by 2 पे। When theta is pi, again the induced EMF will be zero. When theta is 3 pi by 2, the induced EMF will be maximum, but the opposite side, यानी negative side पे। When theta is 2 pi, again the induced EMF will be zero. तो इसको भी आप बना सकते हैं, अच्छा लगेगा। ये वेरिएशन है इंड्यूस्ड EMF में विथ रोटेशन ऑफ द कॉइल। ओके, एंड नाउ ये मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही आसान है। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। क्वालिटी फैक्टर, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड दिस इज इम्पीडेंस। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जनरली एग्जाम में ऐसा ही लिखा जाता है सामने सामने, तो मैं बस यहीं पे, चलो इसको, इससे भी आप समझ ही गए हो यार, कोई दिक्कत नहीं।
The small ozone layer on the top of the stratosphere is crucial for human survival. You know, ओजोन लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हो, तो इसको आप ये आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं. अच्छे से देख लो, वीडियो पॉज करके आराम से देख के लिखो. ओके 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 ओके. A radio can tune in to any station in the 10 megahertz to 15 megahertz band. What is the corresponding wavelength band? Wavelength range बताना है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? जैसे 10 मेगाहर्ट्ज. मेगाहर्ट्ज यानी कि 10 into 10 to the power 6 हर्ट्ज है. And we know that nu is equal to c by lambda, so lambda is equal to c upon nu, and c तो पता ही है आपको 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ से nu 1 नहीं, मुझे lambda 1 चाहिए. So lambda 1 is equal to c upon nu 1, 3 into 10 to the power 8 और ये 10 into 10 to the power 6. सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 30 मीटर. अगेन न्यू 2 कितना है? न्यू 2 इज 15 मेगा हर्ट्ज. तो ये हो जाएगा 15 into 10 to the power 6 हर्ट्ज. लैम्डा 2 इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू 2 इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 15 into 10 to the power 6 और ये आपको मिलेगा 20 मीटर. सो क्या है रेंज? रेंज है वेवलेंथ का 20 मीटर टू 30 मीटर. 20 मीटर टू 30 मीटर. एंड दीज आर द यूजेस ऑफ एक्स रेज. ये भी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है. तो ये आप एक्स रे के टू यूजेस पूछा गया है. तो यू कैन राइट द 2 यूजेस ऑफ एक्स रेज. तो यहां से लिख लीजिए आप आराम से. What is called reflecting telescope? We know हमारे सिलेबस में 2 टाइप के टेलीस्कोप की बात करी गई है. वन इज रिफ्रैक्टिंग, जिसमें लेंस यूज होता है, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव बोथ आर लेंस. और रिफ्रैक्टिंग है और रिफ्रैक्शन पे काम करता है. एंड वन इज रिफ्लेक्टिंग. सो व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज दैट टेलीस्कोप इन विच वी यूज्ड एटलीस्ट 1 मिरर. एक मिरर तो हम लोग यूज करते ही करते हैं. एंड जनरली दैट मिरर इज ऑब्जेक्टिव मिरर. ओके, सो अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आल्सो कॉल्ड अ रिफ्लेक्टर इज अ टेलीस्कोप दैट यूजेस अ सिंगल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्ड मिरर. आप मिरर यूज करोगे दैट रिफ्लेक्ट लाइट एंड फॉर्म एन इमेज. सिंस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज मिरर्स, द डिजाइन इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज अ कैटोपेट्रिक telescope. Catoptric telescope. So reflecting telescope में at least 1 mirror is used. Okay, and it is based on the principle of reflection. And these are the benefits or advantage of the reflecting telescope over refracting telescope. There is no chromatic aberration at the objective is a mirror. Image is brighter compared to that in a refracting type telescope. Okay. And now these are the examples of reflecting telescope. ये दोनों ही आपके सिलेबस में है. हालांकि आप इसको यहाँ पे आंसर में मत लिखिए, जरूरी नहीं है. ये केवल आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बताया है. ये न्यूटोनियन है. दिस इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप एंड दिस इज कैसेग्रेनियन. कैसेग्रेनियन. ओके, दिस इज कैसेग्रेनियन and this is a Newtonian reflector type telescope. Energy loss in a transformer, copper loss, iron loss, and there are some other type of losses like magnetic flux leakage and hysteresis loss. तो आपको केवल 2 लॉस लिखना है. तो कॉपर लॉस लिख लो, आयरन लॉस लिख लो, आपका काम हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए बस इतना ही था. इस वीडियो में बस इतना ही था. हम लोग मिलेंगे अब किसी और वीडियो में. अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो चलो बस इतना ही. अलविदा.